हेलो दोस्तों, मैं रोशन शर्मा बीएड एमएससी नेट सेट क्वालिफाइड आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके आया हूँ जनरल साइंस की क्लासेस। जनरल साइंस की क्लासेस के अंडर में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की स्टडी की जाएगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी क्या है। हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम कोशिका पढ़ने वाले हैं और कोशिका के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं दर्पण क्लासेस के साथ। कोशिका सबसे पहले आती है कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो किस प्रकार की कोशिका की खोज की? मृत प्रकार की कोशिका की खोज की। और खोज कहाँ पर की थी? कोरक कोशिकाओं में खोज की। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। सभी जीव जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहा गया? कोशिका कहा गया। सजीवों की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल क्रियात्मक फंक्शनल आनुवंशिकी बायोलॉजिकल यूनिट क्या है? कोशिका है। अर्थात सजीवों की मूलभूत यूनिट क्या है? कोशिका है। जो ये संरचनात्मक क्रियात्मक और आनुवंशिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट यहाँ पर ये बताई जा रही है। हम इस बात को सिद्ध करेंगे। कहाँ पर सिद्ध करेंगे? सेल थ्योरी में इस बात को सिद्ध करेंगे कि ये तीनों बातें क्या हैं? सत्य हैं। फिर बात की जाती है मानव में। तो मानव में बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो अंडाणु। यह है मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर में यह है ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए, अब तक जितनी खोजें की जा चुकी हैं उनके अकॉर्डिंग बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्गी अंड कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका की खोज की गई है, उसका नाम है पीपीएलओ, या फिर बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा, या फिर बोलते हैं प्लूरोनिमोनाई लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसके क्या हैं? अलग अलग नाम हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। बात की जाए यहाँ पर तो सेल टॉपिक, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम सेल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासों में। तो मैंने आपको क्या सेल क्या है ये अभी बता दिया आपको। अभी हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका सिद्धांत। इसके बाद में ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स के बारे में, न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये तो हो गया। अभी स्टार्ट करेंगे हम क्या? कोशिका सिद्धांत, जिसे क्या कहा जाता है? सेल थ्योरी कहा जाता है। सेल थ्योरी, सबसे पहले बात आती है सेल थ्योरी दी किसने? सेल थ्योरी देने वाले दो वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम 1838 और 1839 में। दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी अलग अलग स्थानों पे की। इन्होंने ब्रिटेन में की और इन्होंने जर्मनी में की। फिर भी ये 7 सामूहिक निष्कर्ष निकालते हैं। वो कैसे? आप देखिए। इनका नाम था मैथियोस जैकब स्लाइडन, जिसे आप नॉर्मली क्या होते हैं? स्लाइडन नाम से याद रखते हैं। इनका नाम था थियोडोर स्वान, जिसको हम नॉर्मल नाम स्वान, जैसे हम क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत किसका? स्लाइडन और स्वान का। इन्होंने जर्मनी में स्टडी की, इन्होंने ब्रिटेन में की। इन्होंने क्या किया? ये थे बोटनिस्ट। तो इन्होंने पादप के ऊतकों का अध्ययन किया तथा बताया कि ऊतक किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। जो पादपों के ऊतक हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिका के। और इधर स्वान ने स्टडी की जंतुओं के ऊतकों पर स्टडी करते हुए इन्होंने बताया कि जो जंतुओं के ऊतक हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। इन्होंने दोनों ने अपने अपने रिसर्च को प्रकाशित किया। तो फिर इन्होंने आपस में इन्होंने इनकी रिसर्च को पढ़ा, इन्होंने इनकी रिसर्च को पढ़ा। फिर इन्होंने देखा कि हम तो क्या हैं? दोनों एक ही प्रकार की खोज कर रहे हैं, एक ही प्रकार की रिसर्च पर लगे हुए हैं। फिर इन्होंने दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहा गया? कोशिका सिद्धांत। फिर सामूहिक निष्कर्ष निकाला इन दोनों ने मिलकर। वो सामूहिक निष्कर्ष क्या था? सामूहिक निष्कर्ष निकाला पादपों एवं जंतुओं के शरीर कोशिका व उनके उत्पादों से बने होते हैं। ये बात सत्य है कि उनके उत्पादों से बने तो कोशिका से बने होते हैं। इन्होंने बता दिया कि कोशिका से बने होते हैं, परंतु ये उनके उत्पादों को नहीं बता पाए कि कोशिका के उत्पाद क्या हैं और ये कोशिका आ कहाँ से रही है। फिर ये नई कोशिका के निर्माण को बता नहीं पाए।
फिर आते हैं रुडोल्फ विर्चो 1885 में। 1885 में कौन आते हैं? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1885 में नई कोशिका के निर्माण को समझाते हुए क्या लेके आते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी। इन्हीं की सेल थ्योरी में क्या करते हैं? ये संशोधन करते हैं और संशोधन करके क्या लेके आते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रकाशित किया जाता है। अब बात की जाए मॉडर्न सेल थ्योरी की, तो जो स्लाइडन और स्वान के सिद्धांत को रूपांतरित किया तथा आनुवंशिक कोशिका सिद्धांत दिया, अर्थात मॉडर्न सेल थ्योरी प्रकाशित की या प्रतिपादित की। इन्होंने रूपांतरित करते हुए फिर मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या क्या बातें उभर कर आती हैं वो देखते हैं। इन्होंने बताया कि प्रत्येक सजीव की बॉडी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, अर्थात बॉडी किसकी बनी हुई? कोशिकाओं की बनी होती है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गई? कोशिका हो गई। ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि सजीवों की संरचनात्मक, यहाँ पर आ गई है स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, आगे आएगी फंक्शनल, फिर आएगी बायोलॉजिकल। यूनिट क्या है? कोशिका है। ठीक है, एक बात तो कन्फर्म हो गई यहाँ से। फिर आती है आधारभूत संरचना प्रत्येक कोशिका की समान है, मतलब जो एक कोशिका की आधारभूत संरचना है वही दूसरी कोशिका भी की आधारभूत संरचना भी वो की वही है। फिर पतली झिल्ली का आवरण पाया जाता है। पतली झिल्ली का आवरण किस पर पाया जाता है? कोशिका पर पाया जाता है। ये बात भी यहाँ पर सिद्ध कर दी। रासायनिक और उपापचय क्रियाएं समान, जो उपापचय क्रिया इस कोशिका में हो रही है, जो रासायनिक क्रिया इस कोशिका में हो रही है, वही रासायनिक और उपापचय क्रिया इस कोशिका में भी हो रही हैं। इसीलिए एक यहाँ से यूनिट निकल कर आती है फंक्शनल यूनिट। क्या निकल के आती है? फंक्शनल यूनिट। फंक्शन कार्य करने की, जो कोशिका संगठन और उपापचय क्रिया के बारे में हो गया। फिर पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण। यहाँ सर ये देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिकाएं, उन्हीं से नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये बात कौन नहीं बता पाया था? स्लाइडन और स्वान नहीं बता पाए थे। इन्होंने बस इतना ही बताया कि एक उत्पाद बनता है, परंतु उस उत्पाद का ये नाम डिफाइंड नहीं कर पाए, जो कि आगे आकर रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी के द्वारा क्या किया? बताया। फिर एक चीज और है, कोशिका के आनुवंशिकी। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जो वृद्धि, परिवर्धन, आनुवंशिक लक्षणों को एक संतति से दूसरी संतति में संचरित करता है। ये किस में पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है, जिसे क्या कहा गया? आनुवंशिक पदार्थ कहा गया। और जिसका काम क्या है? वृद्धि करना, परिवर्धन करना तथा आनुवंशिक लक्षणों को एक संतति से दूसरी संतति में क्या करना? संचारित करना। इसे इसलिए क्या कहा गया? बायोलॉजिकल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट आ गई थी, फंक्शनल यूनिट भी आ गई और ये बायोलॉजिकल आनुवंशिक यूनिट भी आ गई। इस यहाँ से हमने इसको पूरा क्या कर दिया? डिफाइंड कर दिया कि हाँ, जो सेल की, जो कोशिका की परिभाषा है वो सही है। सजीवों की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट क्या है? कोशिका है। इसके बाद में आते हैं कि कोई भी कोशिका हो, चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो या वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, उनमें तीन मूलभूत संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका द्रव्य जिसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, और केंद्रक जो क्या है? न्यूक्लियस। इसी प्रकार से हम देखिए एनिमल सेल स्ट्रक्चर, इसकी स्टडी करना बहुत ही है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम इसी के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद इसके अंदर देखिए क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे बाहरी आवरण आता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसके अलावा पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन। फिर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। इसके बाद में बात की जाए, इसमें ईआर पाई जाती है, जो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें अलावा गोल्जी अपरेटस पाया जाता है, गोल्जी वेसल्स पाए जाते हैं, वेसल्स। फिर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, सेंट्रोसोम पाया जाता है, वेक्यूल्स पाए जाते हैं और प्रोक्सिसोम्स पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है।
ये क्या है, सेल है किसकी, एनिमल की, और इसके बारे में अच्छे से हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। फिर बात की जाए नेक्स्ट, ओवरव्यू ऑफ सेल। मैंने आपको पहले बता दिया कि हम आने वाली क्लासों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभी अगले नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से पढ़ लेते हैं, क्या, ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ओवरव्यू ऑफ सेल की बात की जाए तो मैंने सेल के बारे में अभी आपको बताया कि उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, वही इस यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। केंद्रक पर दोहरा आवरण पाया जाता है, यह दोहरा आवरण केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। आनुवंशिक पदार्थ कहाँ पर उपस्थित होता है, क्रोमोसोम में उपस्थित होता है। इसके बाद में बात की जाएगी जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। झिल्ली युक्त केंद्रक का मतलब क्या हुआ, झिल्ली युक्त केंद्रक का मतलब यह है कि ये देखिए, ये क्या है, केंद्रक है, और ये चारों ओर इसके यहाँ पर देखिए, चारों ओर यहाँ पर क्या है, ये झिल्ली पाई जाती है। इस केंद्र के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, तो इसे क्या कह दिया, झिल्ली युक्त केंद्र कहा गया है। झिल्ली युक्त केंद्र जहां पर पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्र पाया जाता है वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसके बाद में जिनमें झिल्ली युक्त केंद्र नहीं पाया जाता वो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। आप याद रखिए कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो एनिमल और एक प्लांट कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। फिर बात की जाती है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जीव द्रव्य सभी प्रकार की जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो हर प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, किसी भी प्रकार की कोशिका हो उसमें क्या पाया जाएगा, जीव द्रव्य पाया जाएगा। कोशिकाओं के प्रकार की बात की जाएगी, वही बात आएगी, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक में पादप कोशिका होती है, जंतु कोशिका होती है। आगे बात की जाती है कोशिकांगों एवं केंद्र की उपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किसके आधार पर बता रहे हैं, कोशिकांगों एवं केंद्र की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। मैंने बताया था कि दो प्रकार की होती है, जंतु और पादप कोशिकाएं। पादप तथा जंतु कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक, एक बड़ी केंद्रीय रसस्थानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाएं मिलता है, जो कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसी सीक्वेंस में आगे बात की जाए, सभी प्रकार की कोशिका झिल्ली तथा जीव द्रव्य से बनी होती हैं। 1940 में पुरकेंजी ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य के बारे में बात की और प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। सही बात है, कोशिका झिल्ली कोशिका का बाह्य आवरण बनाएगी तथा उसके भीतर के पदार्थों को जीव द्रव्य कहा जाता है। जो भी उसके भीतर के जो पदार्थ होते हैं वो सब के सब जीव द्रव्य में होते हैं। बात ये है, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म का रासायनिक दृष्टि से, यह द्रव्य कौन सा द्रव्य, जीव द्रव्य। रासायनिक दृष्टि से जीव द्रव्य की बात की जाए तो एक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का जटिल मिश्रण है। पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त परत पाई जाती है जो क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहलाती है। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट की बात कीजिए, नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें थोड़ा हम
डिफरेंस देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर क्या होता है। अच्छी तरीके से इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी डायग्राम लिए आप देख लीजिए इनमें क्या क्या अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक की बात की जाए और यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक से आप ये याद रखना कि यूकैरियोटिक क्या है, विकसित प्रकार के सेल हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक ये पुरानी या आदिम प्रकार की सेल है। पी से पुरानी याद रख सकते हैं आप इस प्रकार से कि पी से क्या है, पुरानी सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक पुराने प्रकार के सेल्स हैं, जबकि यूकैरियोटिक हैं विकसित सेल हैं। बात की जाए यूकैरियोटिक सेल की तो इसमें न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम्स हैं। इधर बात की जाए तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। मैंने कहा था कि साइटोप्लाज्म की दोनों में पाया जाएगा, जीवद्रव्य हर प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इधर भी है, साइटोप्लाज्म यहाँ भी पाया जाएगा। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर सेल है, सेल वॉल, ये देखिए सेल वॉल, सेल वॉल इसमें नहीं है, सेल वॉल इसमें है। फिर बात करते हैं डीएनए की, डीएनए आता है, फिर राइबोसोम्स आते हैं, और फिर क्या होता है, कैप्सूल आता है। कैप्सूल क्या होता है, इसका बाह्य आवरण होता है, उसको क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। क्लियर। बात की जाती है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात की जाती है यूकैरियोटिक सेल। मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की हैं, प्लांट और एनिमल सेल। स्ट्रक्चर देख लीजिए थोड़ी बहुत, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बात कर लेंगे इनके बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया अभी भी तो आपको बता के आया हूँ मैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, फिर ईआर आ गई, न्यूक्लियोलस आ गया, वैक्यूल आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया, ये क्लोरोप्लास्ट आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्जी apparatus वगैरह आ गए। क्लियर। बात की जाती है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट बात की जाती है, ये नेक्स्ट टाइम होगी वैसे तो, फिर भी नॉर्मली आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरल डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स, ये जो चीज़ है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम, ये इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। जबकि न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स और लाइनर डीएनए ये किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में। जबकि सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में, और न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। धन्यवाद। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने अच्छा ही आपको पढ़ाया होगा, अच्छा लगा होगा। तो यदि लगा है तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक वगैरह ये आपको सब पता है करना है क्या नहीं करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।